A very good morning to all my dear students. Welcome back to my channel. मैं आपकी अपनी मीनू चौहान। आज बच्चों के लिए 10th क्लास के बच्चों के लिए नहीं, आज 8th क्लास के बच्चों के लिए सिविक्स का चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आई हूँ। मैंने आपको बोला था कि आप जिस चैप्टर की रिक्वेस्ट मुझे करेंगे मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में उसी चैप्टर को दिखाऊंगी। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच। जो बच्चे मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू थैंक देम वेरी मच। प्लीज जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अपनी हर वीडियो में बार बार आपसे कहती हूँ कि ऑल ओवर द इंडिया जिस बच्चे को जिस सब्जेक्ट में जो प्रॉब्लम है वो अपनी क्लास और सब्जेक्ट मुझे मेंशन करे और अपने चैप्टर्स बताइए। मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके उसी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी। टुडेज चैप्टर इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब जैसे हम स्टोरीज पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो हमें बेसिक्स नहीं पता होंगे, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन समझाया जाता है कि ये एक संविधान है। अब संविधान 8th क्लास के बच्चों को अगर उसका मीनिंग ही पता नहीं होगा कि संविधान है क्या, ये कोई दीवार है, कोई दरवाजा है, कोई वॉल है, या कहीं पर कुछ लिखा जाता है, ये संविधान एक्चुअल में है क्या जो हम सब इसे फॉलो करते हैं, इसका मतलब क्या है। तो संविधान एक ऐसा रूल्स रेगुलेशंस का एक पूरा शीट होता है, मेटल का शीट होता है, जिसमें अपने देश के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं। उनके बारे में हर नागरिक को अवेयरनेस होती है। हमारा संविधान एक दिन एक महीने में बनने वाला संविधान नहीं था, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जहां लोगों को वोटिंग का पूरा अधिकार है। कंडीशन एक ही है कि आपको 18 साल से अधिक होना चाहिए। हमारे कंट्री में आपने देखा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, मिलकर रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन अगर कानून ना हो, व्यवस्था ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना हो, सख्ती ना हो, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दो सेक्शंस में ये देश डिवाइड हो जाएगा। रिच एंड पुअर में डिवाइड हो जाएगा, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में डिवाइड हो जाएगा। तो जहां पर इतने सारे धर्मों के लोग हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतना कल्चर है, इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस है, तो उन सबको मिलकर एक साथ रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक संविधान हो, यानी एक मूल मंत्र। अगर आप पढ़ना चाहें, संविधान का एक योजक शब्द, जो एक योजक शब्द होता है, वो है मूल मंत्र। एक देश का संविधान यानी कि उसका लाइफ को सरवाइव करने का, सोसाइटी को आगे चलाने का जो मूल मंत्र है वो क्या है। तो हमारे संविधान में सबसे पहला जो कानून बनाया गया, जो बराबरी का दर्जा दिया गया, वो है इक्वालिटी। यानी कि हमारे समाज में अमीर गरीब कोई नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, पढ़े लिखे और अनपढ़ गंवार का कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियंस, कोई भी धर्म को आप बिलोंग करते हो, हम आपको एजुकेशन को लेकर, जॉब को लेकर, मैरिटल स्टेटस को लेकर, सोसाइटी में किसी भी चीज को लेकर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये डेमोक्रेसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो संविधान क्या हुआ? व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? ये एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का पूरा एक ग्रुप है, एक पूरा फाउंडेशन है, जो एक देश को, अलग अलग धर्मों में रहने वाले लोगों को, अलग अलग जाति प्रजाति को मानने वाले लोगों को एक साथ बांध कर रखता है। ये वो संविधान है। तो संविधान का मतलब क्या हुआ? जहां बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर को सबके लिए एक समान माना जाता है, एक समान लागू किया जाता है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये डिफाइन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब एक क्वेश्चन आपका ये ऑलमोस्ट पेपर में आता है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्या है? हम अपनी आजादी से रह रहे हैं, हमें किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हमारे देश में संविधान का महत्व क्यों है और क्या है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो एक डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। और इसीलिए हम बात करते हैं हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों की। आप अलग अलग राज्यों को तो अभी होल्ड पे रखो, छोड़ दो। आप ये देखो, आप जिस जगह रहते हो, जिस एरिया में रहते हो, जिस गली में आप रहते हो, उसी गली में आप अगर सिख हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, आपके साथ वाला नेक्स्ट किसी और धर्म का होगा, देन गो टू नेक्स्ट वो किसी और धर्म का होगा।
तो जब हम एक गली के अंदर ही इतनी डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं, जैसे अब हम सिख हैं, हमारे आगे हिंदू हैं, देन आगे पंजाबीज हैं, देन जैनीज हैं, देन ईसाई हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, देर आर डाइवर्सिफिकेशन इन द रिलीजन एंड देयर कस्टम एंड देयर ट्रेडिशन। तो जब एक गली के अंदर ही इतना आपको अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है, तो सोचिए एक पूरे कृष्णानगर में कितना होगा, एक पूरे दिल्ली स्टेट में कितना होगा, और फिर आप सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में कितना होगा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर विभिन्नताएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, और इनमें भी डाइवर्सिफिकेशन है। उनका पहनावा, उनके कपड़े, उनका बोलने का तरीका सब अलग अलग होता है। अब जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं हिंदी में, लेकिन आप घरों में अपनी जो लैंग्वेज यूज करते हैं, कई खड़ी बोली यूज करते हैं राजस्थानी, कोई हम जैसे पंजाबी लोग पंजाबी लैंग्वेज का यूज करते हैं, कोई गुजराती भाषा का यूज करते हैं, तो अलग अलग वैरायटीज की लैंग्वेजेस हैं। पर ये सब लोग, चाहे वो गली हो, चाहे वो एक समाज हो, चाहे वो एक एरिया हो, चाहे वो एक स्टेट हो, या चाहे पूरा एक देश हो, सभी मिलकर तभी रह सकते हैं जब किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। किसी भी तरह का कोई भेदभाव, ना अमीर गरीब का, ना भाषा का, ना कल्चर का, ना लैंग्वेज का, ना ही किसी फेस्टिवल या ना ही किसी जाति का, और ये होना भी चाहिए। अब हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, हम क्रिसमस भी मनाते हैं, हम गुरु पूरब भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं, जबकि ये सारे त्योहार अलग अलग धर्मों को बिलोंग करते हैं, बट हम सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही भाईचारे के साथ मनाते हैं, और इसके लिए किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप हिंदू हैं तो आप गुरुद्वारे भी जाते हैं, अगर आप सिख हैं तो आप वैष्णो देवी भी जाते हैं, क्योंकि आपको जाने आने के लिए, किसी भी रिलीजन को मानने के लिए कोई धर्म आपको नहीं रोकता। ये हमारा संविधान है, यानी ये हमारा कानून है, ये हमारा लॉ है, और इसी लॉ की इक्वालिटी की वजह से, बराबरी की वजह से हमारा देश दुनिया का सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक देशों में नंबर 1 पोजीशन पे है। तो अब आपका जो ये सवाल था, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन पीस, एंड पीपल शुड स्टे टुगेदर विद लव एंड अफेक्शन। वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ जब लोग अलग अलग धर्मों के होते हैं तो वो एक साथ मिलकर रहें, प्यार से रहें, सभी धर्मों को माने, और कोई किसी के साथ भेदभाव ना करे, ना जाति को लेकर, ना मेजॉरिटी को लेकर, ना माइनॉरिटी को लेकर। तो उसे हम कहते हैं कि एक देश में संविधान का होना, कानून का होना जरूरी है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे, आपके चैप्टर में बात की जा रही है नेपाल की। नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहां पर मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम का मतलब होता है जहां पर राजा महाराजा के बेटे, जो नेक्स्ट जनरेशन है, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, वही आगे राजगद्दी संभालेगा, वही आगे कार्यभार संभालेगा। तो वो होता है मोनार्की। और ये थोड़ा सा डिक्टेटरशिप की तरह भी होता है। डिक्टेटरशिप लाइक कि उनकी बात ही मानी जाएगी, और लोगों को पता है, जैसे नेपाल में कोइराला फैमिली थी, तो कोइराला के बाद आगे उन्हीं की जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, वही आगे राष्ट्रपति बनेंगे। तो लोग वोट किसको करेंगे? बिकॉज उनको अधिकार ही नहीं है वोटिंग का। तो इस चीज से नेपाल के लोग बहुत ज्यादा हताश हो गए थे। वो कोइराला फैमिलीज को हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि नेपाल भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने और उनको भी अपना नेता चुनने का अधिकार दिया जाए, जिससे वो अपना नेता उसे चुने जो देश के लिए काम करे, लोगों के लिए काम करे, और उन्हें उनके हिसाब से नेता चुनने का अधिकार नहीं मिल रहा था। फिर नेपाल में 1990 से ये आंदोलन शुरू हुआ, और ऑलमोस्ट 12 साल के स्ट्रगल के बाद, आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 12 years, they got democracy in their nation. Now, in November 2005, the Maoists joined other political parties to sign 12-point agreement. This agreement signaled to the large public an imminent return to democracy and peace. And in 2006, this people's movement for democracy began gaining immense force. 2006 में जब इस आंदोलन ने एक बहुत तूल पकड़ लिया, तूल पकड़ने का मतलब होता है कि बहुत अग्रेसिव, बहुत आंदोलन, नारेबाजी, तोड़फोड़, अहिंसा, हिंसा, हर तरह का इन्होंने हथकंडा अपना लिया कि हम किसी भी तरह से मोनार्की नहीं आने देंगे, हमारे देश में भी डेमोक्रेसी आनी ही होगी। एंड देन फाइनली इन 2006 when the people movement became very aggressive, the king made a finally a decision in April 2006
and resorted the third parliament and asked the political parties to form a government. And in 2008, Nepal became a democratic nation. 2008 में फाइनली नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना और उसके बाद वहां से मोनार्की सिस्टम टोटली खत्म हो गया और जो इनका अपना संविधान बना वो बना 2015 में। यानी कि इतने स्ट्रगल के बाद, 12 साल के स्ट्रगल के बाद 2008 में नेपाल में अपना एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, डेमोक्रेटिक नेशन बना और उसके भी 7 साल बाद उनको अपना संविधान बनाने में लग गया। 2015 में जाके डेमोक्रेसी के साथ साथ वहां उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये लोगों की मेहनत थी, जो इतने साल उन्होंने स्ट्रगल किया था कि उन्होंने वहां की सरकार को हिला कर रख दिया और सरकार को मजबूर होकर लोगों के सामने घुटने टेकने पड़े और अपनी सरकार छोड़ के डेमोक्रेसी की नीति को अपनाना पड़ा। द नेक्स्ट टॉपिक इज इन अ डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछती हूं कि डेमोक्रेसी में हम अपना नेता चुनते हैं, पर हम नेता किस बेसिस पर चुने? नेताओं का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, वो पढ़े लिखे हों, समझदार हों, एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उनके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि वो देश क्या है, लोगों की समस्याएं क्या हैं, लोग किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, उनके एरिया में किस चीज की कमी है, ताकि लोग उन्हें वोट करें और लोगों के साथ, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार जो होती है वो लोगों के साथ खड़ी होती है, उनकी मदद के लिए खड़ी होती है, इसीलिए इसे डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। इसके बाद आपको नीचे एक टेबल दिया गया जिसमें आपको एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने का एग्जाम्पल दिया है। हमने सपोज अपना कोई नेता चुना और उस नेता ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया या वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों को प्रताड़ित करता है या उनको अब्यूज करता है या उनके साथ गलत व्यवहार करता है, तो एक आम नागरिक होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हायर अथॉरिटीज में उसकी कंप्लेंट करें, हम उसके ऊपर एक्शन लें, ना कि हम चुपचाप बैठे रहें क्योंकि ये हमने चुना है तो हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। इस सोच को बदलना जरूरी है। इसीलिए नेता चुनते समय, वोट देते समय आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि किसी लालच में आकर अपना कीमती वोट किसी भी ऐरे गैरे को नहीं देना चाहिए। अब ये जो एग्जाम्पल आपको दिया गया, इसमें सुरेश एक मॉनिटर है। वो मॉनिटर बच्चों को अक्सर क्लास में बुली करता है। बुली करना मतलब छेड़ना, उनको कमेंट करना, उनको उनके बारे में गलत शब्द बोलना, उनको क्रिटिसाइज करना, उसको बुली करना कहते हैं। और एक बार उनकी क्लास टीचर मिसेस राव को अचानक क्लास छोड़कर जाना पड़ा और उसने सुरेश को क्लास माइंड करने के लिए कहा। जब मिसेस राव थोड़ी देर बाद आई तो सुरेश ने कहा कि मैम, मैं आपसे अनिल के बारे में शिकायत करना चाहता हूं क्योंकि आपके जाने के बाद अनिल ने क्लास को बहुत डिस्टर्ब किया। वो बिल्कुल चुप नहीं बैठा और उसने बच्चों को काम नहीं करने दिया। अब टीचर ने अनिल से पूछा भी नहीं, सोचना भी जरूरी नहीं समझा कि मैं उससे पूछूं। उन्होंने सीधा अनिल को पनिश किया कि तुमने मेरी क्लास में डिस्टर्ब किया है बच्चों को, तो क्लास ओवर होने के बाद, स्कूल ओवर होने के बाद तुम मेरे पास स्टे बैक करोगे और 100 टाइम्स एक ऐसे लिखोगे जिसमें तुम लिखोगे आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर, कि तुम क्लास मॉनिटर की आगे से इंसल्ट नहीं करोगे। इस पर आप 100 टाइम्स एक आर्टिकल लिखोगे, ये आपकी सजा है। तो अनिल बार बार कहता रहा बट मैम आई डिडंट डू एनीथिंग, कि मैंने कुछ नहीं किया। बट टीचर ने उसकी बात नहीं सुनी और सुरेश की बात मानकर अनिल को पनिश किया, विच इज रॉन्ग। यू शुड आस्क, आपको पहले बच्चों से पूछना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और दूसरी गलती ये भी है कि क्लास में और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पता था कि अनिल बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, सुरेश उसे बुली कर रहा है, लेकिन वो सब चुपचाप बैठकर तमाशा देखते रहे। तो जितना गुनहगार सुरेश था उतने ही गुनहगार वो सब बच्चे भी थे जिन्होंने गलत में उसका साथ दिया और मुंह बंद करके बैठे रहे। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारी सोसाइटी का कि हम जब कुछ गलत होते हुए देखते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आंखें बंद करके उस चीज को इग्नोर करके चलते नहीं बने। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे रोकें, पुलिस कंप्लेंट करें। अगर हम कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसा केस देखते हैं तो वहां पर खड़े होकर वीडियो बनाने से, उसको अपलोड करने से बेटर है कि हम उसको मेडिकल हेल्थ जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करें। अगर आसपास कोई हॉस्पिटल है, कहीं कोई फैसिलिटी है, एम्बुलेंस की कन्वेंस है या आपकी अपनी कन्वेंस है, तो जो भी इंजर्ड इंसान है हम उसे अपने साथ लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। ये हमारा एक ह्यूमैनिटी है। अदरवाइज लोग क्या करते हैं वो आपको भी पता है, वो एम्बुलेंस नहीं बुलवाएंगे, हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि लोगों को सड़क पे तड़पता हुआ छोड़कर उनकी वीडियोस डालते हैं और उसे वायरल कर देते हैं। ये हादसे, सड़क के हादसे, दुर्घटनाएं कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि अगर हम कुछ ऐसा देखते हैं तो हम हमेशा सबसे पहले आगे बढ़कर, चाहे हम बच्चे हैं, हम बड़े हैं, बच्चे हैं तो हम मेडिकल हेल्थ के लिए हम फोन कर सकते हैं, एम्बुलेंस बुला सकते हैं, फोन आप सबके पास होता है। तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया जस्ट फॉलो द ह्यूमैनिटी, हमेशा ह्यूमैनिटी को फॉलो कीजिए। कुछ भी ऐसा आप देखते हैं तो प्लीज आप लोगों को मदद कीजिए। और कहीं पर कोई ईव टीजिंग का केस आप देख रहे हैं, कोई छेड़छाड़ करता हुआ देख रहे हैं और आप छोटे बच्चे हैं तो आप पुलिस कंप्लेन कीजिए, ना कि उस चीज को इग्नोर करके हम आगे जाएं। तो ये हमारी गलती है कि अगर हम सोसाइटी में कुछ गलत देखते हैं और हम नहीं बोलते तो सामने वाले को और मौका मिलता है, उसकी हिम्मत बढ़ती है और वो गलत काम करने के लिए और आगे आता है। इसमें हमने एक स्टोरी पढ़ी है, 7th क्लास में पढ़ी थी। इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो एक दलित राइटर, बाद में जाकर एक बहुत फेमस राइटर हुए, उन्होंने अपनी ही स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी जिसे हम कहते हैं, आप बीती अपनी बताई कि जब वो छोटे थे और स्कूल जाते थे तो हमें बताया गया कि उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ, क्योंकि वो ST/SC मीन्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी को बिलोंग करते थे। तो उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया, क्योंकि वो दलित के बच्चे थे, उन्हें क्लास में बैठने नहीं दिया गया, डेस्क पर बैठने नहीं दिया गया, जमीन पे बिठाया जाता था। और एक बार तो उनके टीचर ने उन्हें पूरे स्कूल को साफ करने के लिए, ग्राउंड में सफाई करने के लिए, दरवाजे, खिड़कियां सब साफ करने के लिए लगा दिया। और उसके बाद से वही काम शुरू हो गया। उनको पढ़ाने लिखाने की बजाय वो सारा दिन उनसे स्कूल की सफाई करवाते थे। आप इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा बच्चा जो कि शायद 6-7 क्लास में पढ़ता है, इतना छोटा सा बच्चा पूरे स्कूल की सफाई वो अकेला कर रहा है। बाद में उसके शरीर में घर जाकर इतना दर्द होता था कि वो खाना नहीं खा पाता था, खेल नहीं पाता था, अपना पढ़ नहीं सकता था। एक दिन वो ऐसे ही मैदान की सफाई कर रहे थे और उनके पिताजी ने उनको आते हुए, जब ये साफ सफाई करते हुए देखा तो वो बहुत भड़क गए। वो टीचर के पास आए, उन्होंने उसको डांट लगाई कि हम दलित हैं, लेकिन हमारे बच्चों को भी पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना कि एक हाई कास्ट सोसाइटी के बच्चों को है। और उन्होंने प्रॉमिस किया उस टीचर को कि आपने मेरे बच्चे के साथ जो बर्ताव किया है, अब आप देखिए कि हमारे दलित परिवारों से हर घर से एक बच्चा पढ़ने आएगा स्कूल में। और आगे ऐसे ही हुआ। तो अगर आप गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो वो गलत काम वहीं रुक जाएगा और उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो हमारे संविधान में जो ये इक्वालिटी का रूल था, ये बहुत ही ग्रेट पर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। इन्होंने लोगों की मदद के लिए ये रूल बनाया कि इक्वालिटी का दर्जा सबको दिया जाए, कोई भी किसी जाति या धर्म को लेकर ऊंच नीच का भेदभाव सोसाइटी में ना करे। आज का चैप्टर बस हम आज इतना ही पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे का पार्ट मैं कल के चैप्टर में आपको कंप्लीट कर दूंगी। आप प्लीज इसे फॉलो कीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, एज यू विश। बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe my channel, and thank you very much for subscribing me. Till then, take care of yourself, your parents, and goodbye.